जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस सीरीज़ में, जिसमें लोग पीटी 365 राज्य व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का पूरा सीरीज़ रहेगा करंट अफेयर का, जिसमें करंट अफेयर के में जो भी राज्य व्यवस्था से लेकर कुछ भी घटनाक्रम हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले 5 टॉपिक तक कर लिया था, राजद्रोह सेडिशन तक कर लिया था। आज शुरू होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि पहला हेडिंग के अंदर आता है, मतलब संविधान से जुड़े मुद्दे के अंदर आता है। तो हम लोग आज छठा हेडिंग देखेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आइए हम लोग चलते हैं, मगर जाने से पहले फिर से आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें और जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सके। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जो कि छठा टॉपिक था आज का। पीछे के 5 टॉपिक हम लोगों ने कर लिए थे, तो यहाँ तक सेडिशन हो गया था। यहाँ से शुरू होगा आज प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि रोकथाम, ठीक है, गिरफ्तारी के लिए रोकथाम। तो इस सुर्खियों में क्यों रहा, आइए हम लोग ये देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को ऐसा नहीं कि हमेशा यूज़ करना चाहिए, केवल असाधारण परिस्थिति में, जब परिस्थिति ना सुधरे तो उस स्थिति में इसका उपयोग करना चाहिए। अन्य संबंधित तथ्य इससे क्या क्या है देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इस कारण इसका संयमित तरीके से ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है, न कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। तो इसमें न्यायालय ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल जब लोक व्यवस्था भंग हो उस समय यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि कानून व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। आगे देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन या गिरफ्तार किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिकली मतलब यह है कि ऐसे अपराधी को रोकना जो कि सरकार को ऐसा लगता है कि वह अपराध कर सकता है, हालांकि अपराध हुआ नहीं रहता, फिर भी सरकार को ऐसा शक रहता है कि यह अपराध कर सकता है, इसलिए उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। तो इस तरह व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जा सकता है। तो इसमें बिना कोई मुकदमा चलाए भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 और 22 का क्लॉज 2 के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपबंध क्या है, तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर यह सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपबंध नहीं है। मतलब यह कानून जो है, जो 22(1) और 22(2) के तहत है, वह प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उपलब्ध नहीं है, यह अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है। निम्नलिखित कुछ कानून हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए जाते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान कहाँ कहाँ किए जाते हैं, आइए देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, फिर नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, फिर गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम आदि। फिर दंड प्रक्रिया संहिता CRPC भी धारा 135 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान करता है। मतलब CRPC की धारा 151 भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करता है। तो आइए इस धारा में क्या है देखते हैं। CRPC की धारा 151 के अनुसार यदि पुलिस को लगता है कि किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। तो CRPC धारा 151 के अनुसार अगर पुलिस को लगता है कि किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन करना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है, इसके लिए वह बाध्य है। तो यह हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आइए कुछ अन्य पहलू जो दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपाय, मतलब सुरक्षा उपाय क्या क्या दिए हुए हैं संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, आइए उसे देखते हैं। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखना डिटेन नहीं किया जा सकता, या
अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को बिना यह कारण बताए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे अपने वकील और भाषण करने का पूरा अधिकार दिया जाता है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। फिर अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है उसे ऐसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया गया या डिटेन कर रहा है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई भी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(3), उपयुक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश के नागरिक है या जिससे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। मतलब अनुच्छेद 22(23) में यह कहा गया है कि ऊपर के 2 उपबंध मतलब 22(1) और 22(2) में दिया गया जो भी प्रावधान है उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा जो शत्रु देश का नागरिक हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे गिरफ्तार किया गया हो। फिर अनुच्छेद 22(4) में है, किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता, हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कानून मौजूद है तो किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 7 सब क्लॉज बी में अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 का अपवाद दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इस तरह का कोई कानून बना हुआ है तो वह 3 माह से अधिक भी डिटेन किया जा सकता है, यही दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 27 का क्लॉज अनुच्छेद 22 का क्लॉज 7 का सब क्लॉज बी, किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करता है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियों, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। तो इसमें यही कहा गया है कि 3 माह से अधिक भी किसी को डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून में ऐसा प्रावधान कर दे कि डिटेंशन की अवधि क्या होगी या परिस्थिति क्या है, व्यक्तियों के वर्ग क्या है, ऐसे में। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के लिए आधार, मतलब कौन कौन से आधार पर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। तो राज्य की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा सकता है या फिर आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामलों में। तो इन चारों कारण से किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत डिटेन किया जा सकता है। फिर अगला प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के मुख्य निर्णय। तो कोर्ट के विभिन्न निर्णय दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा निर्णय है। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, न्यायालय ने अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 के स्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दी थी। तो इसमें उन्होंने स्वीकृति दी थी क्योंकि यह 22 सब क्लॉज 5 में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। फिर सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। तो इसमें कहा था कि अदालत डिटेन किए गए व्यक्ति के लिए मतलब उनके तथ्यों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। फिर अगला वाद है शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद, हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं। तो बेसिकली यह जजमेंट जो है वह डिटेंशन के सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कभी कभी इस तरह का डिटेंशन जरूरी हो जाता है राज्य की सुरक्षा को देखते हुए। बात है प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध से जुड़े कानून। तो आइए कौन कौन से कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड भारत में, वह देख लेते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह इस तरह का पहला कानून था। यह राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा राज्य की सुरक्षा और रक्षा के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यों को करने से रोकने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, यह पहला कानून था। और फिर अगला है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मिसा 1971 से 75, यह आपातकाल के दौरान सरकार को चुनौती देने वाले राजनीतिक विरोधी या ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज समूहों के खिलाफ उपयोग किया गया कुख्यात कानून था। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मिसा कानून को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अगला कानून है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, इसमें विदेशी मुद्रा के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने एवं तस्करी को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किया गया। फिर अगला कानून है आतंकवादी और
विध्वंसकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम टाडा 1985। इसमें निवारक निरोध की प्रणाली के तहत बनाया गया शक्तिशाली और प्रतिबंधात्मक कानून माना जाता है। फिर अगला आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा 2002, यह टाडा के समान उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में यहाँ पर जितना कुछ देखा दिया गया था सब हम लोग देख लिए। अगला है इसी के मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक और उपवर्ग है गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपा UAPA। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को UAPA 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। तो UAPA जो है PFI जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो UAPA के बारे में देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। UAPA 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से भी संबंधित है। फिर यह अधिनियम व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अधिक अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती हो या भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करती हो, उसे गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, यह देख लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। UAPA के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दोनों द्वारा की जाती है। तो इसकी जांच दोनों के द्वारा की जाती है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को गैर कानूनी घोषित किए गए संगठनों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह अधिनियम जो है केंद्र सरकार को ऐसे किसी अखिल भारतीय स्तर पर मतलब ऐसे किसी संगठन को जो गैर कानूनी घोषित किया गया है उसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध करने की शक्ति देता है। यह प्रतिबंधित व्यक्ति संगठन को अधिकार के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के बाहर विदेशी भूमि पर अपराध किए जाने पर अधिनियम के तहत उसी रीति से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के लिए इसमें 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किए गए। तो इसमें टोटल 4 संशोधन किए गए UAPA में, 2004 में, 8 में, 12 में और 19 में। फिर UAPA 2019 संशोधन अधिनियम के विचार, इसमें क्या क्या विचार है देखते हैं। तो विशेषताएं क्या है और विचार क्या है। आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह पहला आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है। ठीक है, आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल है। अधिनियम सरकार को उपयुक्त आधार पर दोषी व्यक्ति को भी आतंकवादी के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। तो मतलब ऊपर वर्णित मतलब जो भी नियम है उसमें अगर कोई व्यक्ति लिप्त है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। फिर NIA द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी। तो जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस महानिर्देशक DGP से पूर्व मंजूरी जरूरी है। ठीक है, फिर NIA द्वारा जांच, इसके द्वारा जांच क्या होता है तो DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा जांच की जा सकती है। फिर यह अधिनियम NIA में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामले की जांच करने की अधिकार देता है। फिर कन्वेंशन क्या है तो मूल अधिनियम के तहत 9 संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997, बंधक बनाने के विरुद्ध कन्वेंशन 1979 आदि शामिल है। UAPA अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृतियों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची में जोड़ा गया है। तो इसी के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला 7वां टॉपिक हो जाएगा फ़ोन टैपिंग। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में 2019 में राजनीतिक नेताओं के फ़ोन टैप करने के लिए एक IPS अधिकारी की जांच की जा रही थी। ठीक है, तो इसलिए यह सुर्खियों में रहा। फिर फ़ोन टैपिंग के बारे में तो इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। फ़ोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फ़ोन की निगरानी करने से है। फ़ोन टैपिंग शब्द का अर्थ वायर टैपिंग या लाइन बगिंग अथवा इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन मतलब फ़ोन कॉल की बातचीत को सुनना भी है।
इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्ड के आविष्कार के बाद की गई थी। ठीक है, तो इसका आविष्कार किया गया था यूएसए में। फिर फ़ोन टैपिंग करने हेतु अधिकार, यह अधिकार किसे किसे है? तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में। तो आधार क्या क्या है फ़ोन टैपिंग करने के लिए? तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में है, देश की सुरक्षा के हित में है, दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में है और लोक व्यवस्था के हित में अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने से रोकने हेतु। ठीक है, तो यह 4 नियमों से होता है। फिर प्रेस के लिए अपवाद, प्रेस के लिए अपवाद क्या क्या है? तो केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रसारणों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ठीक है, फिर भारत तार अधिनियम 1885, यह क्या? तो फ़ोन टैपिंग की शक्ति क्या? तो भारत तार अधिनियम 1885 की धारा 5 क्लॉज 2 के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों फ़ोन टैप कर सकते हैं। राज्य में पुलिस को फ़ोन टैप करने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर केंद्र में 10 एजेंसियां फ़ोन टैप करने के लिए अधिकृत हैं। इनमें से कौन कौन सा है? तो अधिसूचना ब्यूरो आईबी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और राजस्व खुफिया निर्देशक, फिर राज्य जांच एजेंसी एनआईए, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग रॉ, फिर सिंगल इंटेलिजेंस निर्देशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त। तो ये सभी एजेंसियां फ़ोन टैप कर सकती है किसी का भी। किसी अन्य एजेंसी द्वारा फ़ोन टैप करना अवैध माना जाएगा। मतलब इन सभी एजेंसी के अलावा अगर कोई फ़ोन टैप करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। फ़ोन टैप के लिए आदेश जारी करने की शक्ति, तो शक्ति किसके पास है यह देखते हैं। भारतीय तार संशोधन नियम 2007 के नियम 419A के अनुसार फ़ोन टैप के आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्री के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी की जा सकती है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री के सचिव जारी करेगा या फिर राज्य में इसके जो समकक्ष अधिकारी होंगे वही जारी कर सकते हैं। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप से प्रदान करनी होगी। इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। समकक्ष प्राधिकारी को लिखित रूप से टैपिंग के कारणों को दर्ज करना होता है। तो मतलब लिखित रूप से बताना होता है कि फ़ोन टैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। हालांकि असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है। इसके तहत इस तरह के आदेश के बारे में एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाता है। तो मतलब कि इससे नीचे रैंक वाले भी अधिकारी जारी कर सकते हैं, मगर उन्हें बताना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर यहाँ फ़ोन टैपिंग से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय, तो क्या क्या सुरक्षा उपाय है यह देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है। तो संघ सूची की प्रविष्टि 31 में अन्य संचार उपकरणों में टेलीफोन का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में क्या कहा गया। तो कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा हो तो वह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा होता। इस प्रकार टेलीफोन की टैपिंग करने से अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का उल्लंघन तब होगा जब अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में निर्धारित इस अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत नहीं आए। फिर अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, इसमें क्या दिया हुआ है। तो टेलीफोन की टैपिंग करने से अनुच्छेद 21 के उल्लंघन तब होगा जब इस तरह कार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर भारतीय तार अधिनियम 1885 क्या है। तो यह फ़ोन टैपिंग का विनियमन करता है। तो यहाँ संवैधानिक उपबंध दिया हुआ था। तो इसी के साथ यह फ़ोन टैपिंग टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है 8वां नंबर, भुला दिए जाने का अधिकार, मतलब राइट टू बी फॉरगेटन। मतलब क्या इसमें है। तो आइए देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपत्ति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। तो इसीलिए यह सुर्खियों में आ गया कि सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपत्ति से जुड़ी जानकारी, मतलब किसी से जुड़ी जानकारी को हटाने का आदेश दिया है, इसीलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया न्यूज़ में। तो आइए RTBF मतलब राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
तो आरटीबीएफ की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित राइट टू ओब्लिवियन या विस्मरण से हुई है। हालांकि आरटीबीएफ एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता, इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जीडीपीआर के तहत यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है। आइए इसमें और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें 1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 1995 में इसे अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर जीडीपीआर 2016 के अनुच्छेद 2017 सूचना हटाने का अधिकार या भुला दिया जाने का अधिकार प्रदान करता है या किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति पक्ष को यह अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को अविलंब हटाने का अनुरोध करे। मतलब किसी को यह अधिकार देता है कि वह अपना डाटा हटाने का अनुरोध कर सकता है। भारत में ऐसे कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से आरटीबीएफ का प्रावधान करता है। तो इस तरह का कोई भी कानून भारत में नहीं है जो कि प्रावधान करता है इस तरह आरटीबीएफ का प्रावधान करने से। आइए इसमें क्या आप जानते हैं, देखते हैं क्या है हमारे बारे में। भुला दिए जाने का अधिकार, आरटीबीएफ बनाम निजता का अधिकार। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। निजता के अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत एक ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है। दूसरी ओर आरटीबीएफ में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को युक्त जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। मतलब इस जानकारी पर अब कोई तीसरा पक्ष नहीं पहुंचेगा, यह दिया हुआ है इसमें। भुला दिए जाने का अधिकार आरटीबीएफ पर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पर इसका क्या है यह देखते हैं। तो केएस पट्टास्वामी बनाम भारत संघ की ऐतिहासिक बात में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीबीएफ के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो यह मतलब एक जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत आरटीबीएफ, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरटीबीएफ कुछ प्रावधानों के अधीन है। इसका तब उपयोग किया जा सकता है जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य हो। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार का प्रयोग के लिए, कानूनी दायित्वों के निर्वहन करने के लिए, सार्वजनिक हित और लोक स्वास्थ्य हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, जनहित में सूचना का संरक्षण करने के लिए, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अध्ययन के उद्देश्य से या सांख्यिकीय उद्देश्य से, कानूनी दावों को अमल में लाने, उनके क्रियान्वयन या कानूनी पक्ष रखने के लिए। तो इन सभी के लिए आरटीबीएफ का उपयोग किया जा सकता है। तो यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, मतलब और क्या क्या सुर्खियाँ में रहा यह देख लेते हैं। तो भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, इसके बारे में क्या था न्यूज़ में यह देखते हैं। भारत में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक के अधिकारों के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। तो संविधान में अल्पसंख्यक को वर्णित मतलब डिफाइन किया गया कि अल्पसंख्यक मतलब होता क्या है, और अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। साथ ही अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 350B में भी यह मतलब भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने के लिए लिखा हुआ है, उपबंध किया हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मतलब मुस्लिम, ईसाई को, सिख को, बौद्ध को, जैन को और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग NCMEI अधिनियम 2004 बनाया गया है। तो अल्पसंख्यक को शैक्षणिक अधिकार देने के लिए NCMEI अधिनियम 2004 बनाया गया है। भारत में अल्पसंख्यक के दर्जे के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, तो कौन कौन सा निर्णय दिया हुआ है। तो TMA पाई मामले 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है, ना कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर। ठीक है, अगला मामला था केरल शिक्षा विधेयक मामले 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉक या जिला स्तर पर की जानी चाहिए।
ठीक है, तो ये 2 न्यायिक निर्णय आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला टॉपिक है सरना धर्म के लिए मांग, मतलब सरना कोई रिलीजियस होगा उसके लिए मांग किया हुआ है। तो झारखंड, उड़ीसा और असम सहित 5 राज्यों में विभिन्न जनजाति समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्म को सरना के रूप में मान्यता दे। विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाली जनजाति सरना धर्म की पालन करती है। यह प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है। तो सरना धर्म है जो झारखंड, उड़ीसा सहित असम, मतलब 3 मेन राज्य इसमें दिया हुआ है, झारखंड, उड़ीसा और असम, जिसमें कुछ जनजाति होंगे जो सरना धर्म मानते हैं, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है। फिर अगला महत्वपूर्ण टॉपिक था अनुच्छेद 370 और 351 एक का हटना, मतलब आर्टिकल 350, आर्टिकल 370 एवोल्यूशन एंड आर्टिकल 335A। 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 3 वर्ष पूरे हो गए, मतलब आर्टिकल 370 के हटाए 3 वर्ष पूरे हो गए। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को अधिवास, मतलब डोमिसाइल नियमों पर परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसका तात्पर्य यह था कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनाने वाले सभी प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। इसके साथ ही 335A अपने आप समाप्त हो गया। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका के राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित करने तथा उन्हें रोजगार, संपत्ति अधिग्रहण, शिक्षा आदि में विशेषाधिकार देने के लिए पूर्ण विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई थी। फिर संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख विधानसभा के बिना। तो इसमें मतलब मोटा मोटी बताया गया है कि क्या कौन सा कानून था 370 के अंतर्गत और 35A के अंतर्गत, और इसे हटाकर क्या नया बनाया गया। तो यहाँ पे दिया हुआ अनुच्छेद 370 के समाप्त करने के प्रमुख प्रभाव क्या क्या रहे हैं, यह देखते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान का पूर्णतः लागू होना, यह पहला प्रभाव था। रणवीर दंड संहिता, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए अलग दंड संहिता के स्थान पर IPC को लागू होना, मतलब रणवीर दंड संहिता के स्थान पर अब IPC वहाँ लागू होगा। जम्मू कश्मीर का कोई अलग ध्वज नहीं होगा, मतलब जम्मू कश्मीर का कोई अलग ध्वज नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज ही वहाँ का नेशनल फ्लैग भी होगा। अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142 की उस न्यूज़ में रहा, देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया। तो राजीव गांधी हत्याकांड के जितने भी दोषी थे उसमें 6 जो दोषी बचे हुए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया अपने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसे डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण निर्णय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित किसी भी डिक्री या इस प्रकार दिए गए आदेश भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, तो फिर अगला हेडिंग दिया हुआ संविधान का अनुच्छेद 145 क्लॉज 5। तो यह न्यूज़ में क्यों रहा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी का जो निर्णय होगा वही प्रभावी होगा, भले ही कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा आपसी सहमति से निर्णय दिया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 145(5) के अनुसार किसी मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों को के बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय या मत माना जाएगा। अनुच्छेद 145(5) में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से ही लिया जाएगा। हालांकि इस खंड की कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीश को अपना असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोक सकता। मतलब यह कहा गया कि निर्णय जो होगा मेजॉरिटी से होगा, मगर जो माइनॉरिटी जज भी होंगे, मतलब माइनॉरिटी में जो जज होगा अल्पसंख्यक में, वह भी अपना निर्णय दे सकते हैं, उनको निर्णय देने से कोई रोक नहीं सकता है।
तो इसी के साथ यहाँ पे पहला टॉपिक मतलब पहला हेडिंग समाप्त होता है। अब दूसरा हेडिंग होगा संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो उससे पहला हेडिंग है राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा हमारे पूरे भारत में, जो कि हर 5 साल में एक बार आता है। तो इसमें क्या क्या सुर्खियों में क्यों रहा ये देख लेते। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। तो यहाँ पे नंबरिंग ध्यान रखना कि वह 15वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि कभी कभी नंबरिंग ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल में एक बार आता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव में क्या क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है और संविधान के अनुच्छेद 62(1) के तहत इस रीति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कार्यकाल की समाप्ति 5 वर्ष से पहले पूरा किए जाना का प्रावधान है। ठीक है, तो 5 साल से पहले पूरा किया जाता है और यह अनुच्छेद 62 का क्लॉज 1 में दिया हुआ है। चुनाव प्रक्रिया, इसमें चुनाव प्रक्रिया क्या क्या है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में एक निम्नलिखित शामिल है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें अग्रलिखित शामिल नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो चुनाव मंडल में शामिल कौन कौन है, तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे और राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता है। यह कोटा डाले गए कुल वैध मतों का 50% + 1 होता है। तो किसी को अगर निर्वाचित घोषित होना है तो उसे कुल वैध मतों का 50% + 1 लाना अनिवार्य है। दल बदल रोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होता। तो यहाँ पे व्हिप जारी नहीं होता है इस निर्वाचन में, तो कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है अनुच्छेद 324 के तहत। संसद सदस्य या सांसद को वोट का मूल्य, तो यहाँ पे वोट का मूल्य क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों, इसमें दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। 1997 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वोट का मूल्य 708 निर्धारित कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण सांसद के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 708 से घटकर 700 हो गया था। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अब 708 से घटकर 700 हो गया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं रहा इस बार। तो आइए इसके बारे में और यहाँ पे क्या दिया हुआ था यह देख लेते हैं। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रबंध कौन कौन सा। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। फिर अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एकरूपता होगी। अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पद धारण करने वाली व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, मतलब एक बार से दोबारा भी रिलेक्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और तीसरा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। फिर अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रीति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होता, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। फिर अन्य संबंधित तथ्य भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे। जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, तो इसमें जगदीप धनखड़ को चुना गया। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो यह दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा अनुच्छेद 63 के तहत। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है और ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किसी भी सदन को जिसका आचरण उसकी राय में घोर अव्यवस्थित या नियम विरुद्ध है तुरंत सदन से बाहर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में क्या क्या उपबंध किए हुए हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुए रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि एजी पेरारिवलन की क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ना कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में इस दावे को अस्वीकार कर दिया था, तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया था। तो एजी पेरारिवलन नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है यह पूछ ले कि किसके बारे में यह कहा जा रहा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति और उससे पद से हटाने की प्रक्रिया। तो संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है। संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मतभेद होने पर राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किसी तरीके से मतभेद दूर करेगा। तो ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलना। तो यहाँ पे तुलना दिया हुआ है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान देने का अधिकार देता है। कौन कौन सा है? तो किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में, कोई कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या सजा के मामले में, और मृत्युदंड के मामले में। तो यह 3 मामला हो गया राष्ट्रपति के पास। आइए राज्यपाल में देखते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन यह निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति से अलग है। पहला, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। फिर अगला शक्ति राष्ट्रपति में देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित शक्ति हैं। कौन कौन सी शक्ति है देख लेते हैं। तो क्षमा, पार्डन, इसमें सजा और दोषसिद्धि दोनों को समाप्त कर दिया जाता है तथा अपराधी को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया जाता है। तो पार्डन में पूरी तरह से अपराधी को दोषमुक्त कर दिया जाता है। फिर है लघुकरण, कम्यूटेशन, इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। मतलब किसी को कठोर सजा से उसे हल्की सजा में दिया जाता है लघुकरण में। फिर है परिहार, मतलब रिमिशन, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, मतलब इसमें सजा की अवधि को घटा दिया जाता है। फिर विराम, रिस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। मतलब कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति हो जाती है जिसमें मूल सजा के बदले कोई कम सजा दी जाती है। प्राविलंबन, रिप्राइव, किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है। इसे मृत्युदंड को मतलब टाला जाता है कुछ समय के लिए। आइए राज्यपाल में देखते हैं। राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ़, प्राविलंबन, विराम या परिहार अथवा निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति।
अगला टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त। तो इस टॉपिक को हम लोग कल देखेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं। आज दूसरा टॉपिक तक हुआ है, आगे हम लोग आगे देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इसे देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी यह पहल आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, अगर इसमें कुछ सुधार करना होगा तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम इसे और अच्छा बना सकें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे देख सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।